कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ सच हो ना हो, लेकिन एक सच यह ज़रूर है कि जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक दिन मृत्यु की गोद में सोना ही पड़ता है। लेकिन जब अपने कोई प्रिय इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो उनकी कमी ज़िंदगी भर रहती है और ऐसे ही हमने किसी अपने को खोया है, जिनकी कमी हमें ज़िंदगी भर रहेगी। जी हाँ, दोस्तों, 31 जनवरी को हमने सखा ग्रुप के फाउंडर आदरणीय श्री अमरजीत सिंह कोहली जी को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया है। अमर सिंह कोहली जी का जाना हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है, क्योंकि वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन थे। वो एक ऐसे सूरज थे, ना जाने कितने सियारों व सितारों को रोशनी दी है, जिन सितारों की हम भी फैन हैं। जी हाँ, दोस्तों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। और सच में आरडीडी शो के लिए बहुत ही दुःख की बात है कि क्योंकि पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है। एक्चुअल में मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सोनू निगम जी, गम कुम्हार निगम जी को मुझसे मिलवाया है और हमेशा मुझे उनसे प्रेरणा मिले है। जी हाँ, दोस्तों, और उनको श्रद्धांजलि देने हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदरणीय श्री गुरदीप सिंह सेहरा जी और आदरणीय श्री करुणेश शर्मा जी। तो दोस्तों, मिलते हैं और जानते हैं आदरणीय श्री अमरजीत सिंह कोहली जी के जीवन के बारे में, क्योंकि आई थिंक मेरा तो सौभाग्य ही नहीं रहा कि मैं उनसे मिल पाऊँ, लेकिन उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई, तो आई थिंक मुझे बहुत ही दुःख है उनके जाने का। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। जी, और सर, आज हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है। एक्चुअली मैं मुझे बहुत ही जो लेट पता चला उनके बारे में, जो हमने एक शख्सियत को खोया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुःख की बात है। स्पेशली जो न्यू जनरेशन है और इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूँ, तो उन्होंने काफ़ी जो ज़ीरो से हीरो बनाया है, मैं कहना चाहूँगी उनके बारे में। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मतलब कई सितारों को रोशनी दी है। देखो, एक रिश्ते के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। एक रिश्ता बनने के लिए या उसकी गहराई को नापने के लिए या उस रिश्ते के गहराई में जाने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। ये नहीं होता कि कोई एक दिन मिला है और उनका रिश्ता गहरा हो गया, कोई पिछले 50 सालों से है तो उनका रिश्ता जी, मतलब ज्यादा गहरा है। तो एक दिन जो मिला है उसका भी रिश्ता उतना गहरा हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि इंसान के जो एक लंबा सदियों का साथ हो और वो लगातार कायम रहे, तो जाहिर है कि उस रिश्ते में सच्चाई है, उस रिश्ते में गहराई है। तो आज मैं आपके सामने जो मेरे साथ हैं श्री करुणेश शर्मा जी। जी, करुणेश शर्मा जी कोहली साहब के साथ पिछले
50, 52, 55 वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और इकट्ठे मतलब नौकरी इनकी थी दोनों के, अपना काम था इकट्ठे, एक ही दफ्तर में या एक ही ऑफिस में आना जाना बैठना उठना था। तो तब से इनकी आपस में एक बॉन्डिंग है। और जी, आपने यानी करुणेश जी ने कोहली साहब के लिए या कोहली साहब के साथ बहुत से प्रोग्राम किए। पहले तो मैं बता दूं कि करुणेश जी एक जी, अफसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे एंकर रहे, एक कॉमेडियन रहे, स्टैंड अप कॉमेडियन रहे और इन्होंने मतलब इतने प्रोग्राम्स किए हैं, इतने सालों से, पिछले 50-55 साल से ये कर रहे हैं काम और देश विदेश कहाँ नहीं आप गए। तो इनका जी, साथ कोहली साहब के साथ बहुत रहा। तो मुझे लगता है कि मैं पहले करुणेश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि जी, प्लीज़। थोड़ा सा अपने बारे में और तफसील से बताएं जी, दर्शकों को कि कोहली साहब के साथ ये आप कैसे जुड़े रहे और किस तरह आपकी बॉन्डिंग रही। थैंक यू वेरी मच जी, सेरा जी। आज का कार्यक्रम अपने बारे में नहीं, अमरजीत सिंह कोहली साहब को सेहरा पहनाने का है। वो एक ऐसी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे जिनसे मिलने के बाद हम चाहे जुड़े ना जुड़े, वो उसके साथ जुड़ जाते। एक ऐसा शख्सियत जिसके लिए हम कह सकते हैं शुक्राना उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, जिन्होंने ऐसी हस्ती के साथ हमको मिलवाया। हमारी लास्ट जो मुलाकात हुई है वो इसी जगह पर जहां हम सेरा जी के साथ बैठे हैं, तो वहीं पर कोहली जी, साहब, मैं और ये बैठ के हमारी जिंदगी की आखिरी मीटिंग इसी जगह पर हुई, हमारे घर। ओह! लेकिन उसके बाद टेलीफोन के ऊपर हमारी उससे मुलाकात होती थी। भारतीय मानक जी, संस्था में हम दोनों कार्यरत थे, वहीं हमारा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ। ही प्लेस माउथ ऑर्गन, तो माउथ ऑर्गन बजाते थे और मैं एंकरिंग किया करता था, गाने गाता था, मिमिक्री किया करता था। तो हम जी, आईएसआई के, भारतीय मानक संस्था के जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो हम दोनों ऑर्गेनाइज करते थे और दोनों उसमें भाग लेते थे। तो यहीं से हमारा दोनों का सिलसिला शुरू हुआ। एक जी, बहुत जी। लंबी दास्तान है, वो तो धीरे-धीरे आपको बताएँगे। आप सवाल पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएँगे। जी, जी, जी। बिल्कुल सर, और उनके साथ जो जुड़े मोमेंट है वो भी जानना चाहेंगी। बाकी आपने बताया कि जी, उनके जाने से, असल में उनके जाने से संगीत जगत को मैं समझता हूँ रियली काफी नुकसान हुआ है। देखिए, बिल्कुल सर। अक्सर कोई संगीत से प्रेम करने वाला चला जाता है जी, तो अक्सर उसके बारे में कहा जाता है जी एक अध्याय खत्म हो गया, एक युग खत्म हो गया, ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि जी, सच में देखा जाए तो वो इतना होता नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जी, जी, यहाँ असल में है कि एक अध्याय वाकई समाप्त हो गया। उसकी वजह ये राइट थी सर। कि खुद कोहली साहब, जैसा कि सर ने बताया कि वो जी, माउथ ऑर्गन बजाते थे। वो मतलब वो भी शौकिया तौर पर, उन्होंने कभी किसी महफिल में इस तरह नहीं शो किया उसका। जी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो खुद संगीत से उनका लगाव था, लेकिन जी, संगीत उनके लिए एक कमाई का जरिया जिसे बोलते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जी, उनके जाने से नुकसान क्या हुआ है कि वो किसी को भी, वो देखते थे ना इसमें ये टैलेंट है, तो वो जी, उसको लाते थे स्टेज पर और उसको आगे राइट। बढ़ाने का काम करते थे। जैसा कि आप समझ ही सकती हैं कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे किया है। हालांकि मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, सन 1986 में मैंने 86 में मैंने उनको ज्वाइन किया था, लेकिन सर तो जी, बहुत पहले थे। बहुत लोगों को उन्होंने आगे किया है। जो जी, मेरे सामने थे उनमें सोनू निगम है, सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान है, हर्षदीप जी, है और कई लोग हैं, मतलब बहुत से तो जिन्हों है, बहुत से हाँ जिनको उन्होंने आगे किया है। तो जी,
अब ठीक है, वो तो अपनी जगह पे पहुंच गए, वो अपनी ऊंचाइयों पे है सभी, लेकिन उसके बाद भी उनका ये सफर जारी रहा। जैसे अभी आजकल मोहम्मद सलामत है, जी, जी। खूब प्रोग्राम कर रहे हैं, फिल्मों में गा रहे हैं, वो भी कोहली साहब की ही देन है। और भी ऐसे कई ओह वाह! सिंगर हैं जो अपना गा रहे हैं फिल्मों में, और एक ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। जी, तो जी। मैं समझता हूँ कि अब जो आने वाले हैं, गाने वाले हैं, नुकसान तो हो गया ना उनका, उनको कौन आगे बढ़ाएगा? क्योंकि अगर जी, मैं भी संगीत से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सोचूंगा कि अगर आगे बढ़ने वाला कोई है, तो मैं उसको ना बढ़ाकर यार मैं उसको बढ़ाऊं, क्योंकि वो मेरा अपना है। उनमें अपना बेगाना कुछ नहीं था, ये खासियत थी। सेरा जी ने सही जी। कहा कि वो एक बहुत बड़ी खाई, जिसे कह सके पीछे रह गई, जिसको हमें भरना है। इसमें कोई दो बिल्कुल राय सर, नहीं। वो ही वाज द एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी, उनका कोई मैच राइट। नहीं था। और संगीत के क्षेत्र में इसलिए कमी खलेगी उनको जो जी, संघर्ष करें, जो स्ट्रगलर है, उनके लिए जी, बहुत, जी। क्योंकि वो तलाशते थे। जिन्होंने ने कहा कि ज़ीरो को हीरो बना देते थे, जी, तलाशते जी। थे, तराशते थे, और उनको एक मुकाम, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देते थे, जहाँ का वो गाने का उसका सपना होता था, और वहाँ से वो राइट। हिट होता। द फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म सोनू निगम को उन्होंने दिया, और जब वो जी, गाया तो ही गॉट द फर्स्ट प्राइज़। हम्म। तो उनका जो राइट। सबसे बड़ी चीज़ थी, उनका मैनेजमेंट, उनकी प्रेज़ेंटेशन, एक बिखरे हुए कार्यक्रम को समेटने का एक जी, खूबसूरत अंदाज़ अगर किसी ने दिया है, वो अमरजीत सिंह कोहली साहब ने। जी, जी, देखो, बिल्कुल सर। बेटा मैंने लगभग 13-14 साल टेलीविजन चैनल्स में काम किया है एज प्रोग्रामिंग हेड, और मतलब इस तरह की जो पोस्ट है उन पर काम किया है। जी, तो हम चैनल्स में हम लोग क्या करते थे, म्यूजिक अवार्ड्स या फिल्म अवार्ड्स जो होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स किया करते थे। अब उनमें क्या होता है, एक एक सेकंड का हिसाब होता है कि कौन सा प्रोग्राम किस सेकंड के बाद है, किस मिनट के बाद है, उसके बाद एक, एक सेकंड भी खाली नहीं जाता ऐसे जी, प्रोग्राम्स में। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वहां काम करने में, क्योंकि मैं पहले ही इस काम में माहिर हो चुका था। वो कैसे? वो कोहली साहब की ही देन है, क्योंकि कोहली साहब अपनी स्टेज का प्रोग्राम करते थे ना, बिल्कुल तय होता था। जैसे उन्होंने बोल दिया कि प्रोग्राम जी, 6:28 पर स्टार्ट होगा और पूरे जी, 8:38 पर या 36 मिनट पर खत्म होगा। क्या मजाल है कि कुछ सेकंड भी इधर का उधर हो जाए। जो उन्होंने प्लान कर लिया कि स्टेज जी, पर सिर्फ फला आदमी आएगा या उसको ऑनर किया जाएगा, सिर्फ वही आते थे। वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर भी आ गया तो वो स्टेज पर नहीं लाते थे। ये डिसिप्लिन था, और यही डिसिप्लिन मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत काम आया, और चैनल्स में मैं कामयाब रहा। बाकी जी, उनके जी। डिसिप्लिन के बारे में तो सर ज्यादा जानते हैं बल्कि। ये बहुत जी, जी, डिसिप्लिन, प्लीज़ हम जानना चाहेंगे। उनके डिसिप्लिन के बारे में ये था कि हम सब इनडिसिप्लिन थे, और हमें सबको डिसिप्लिन करने का काम अमरजीत सिंह कोहली साहब ने किया। अगर वो जी, समय पर नहीं आया, मान लीजिए उसकी परफॉर्मेंस 3rd नंबर पर है एंड इज लेट, देन ही विल परफॉर्म इन द लास्ट। वो सजाएं देते थे, और जिसको जी, वो तलाश लेते थे, और वो उसको प्रोग्राम को, होमवर्क इतना जबरदस्त होता था। छोटी छोटी पर्चियां होती थी, फिर उसको देखते थे कि प्रोग्राम की बिगिनिंग का किस प्रकार का इम्पैक्ट रहना चाहिए, एंड द मिडिल जी, ऑफ द प्रोग्राम ऑडियंस थोड़ी सी जो बोर होती है, उठ के गाना लगती है। इस समय मुझे उसको रोकने के लिए कौन सी परफॉर्मेंस दिलानी है, और उसका क्लाइमेक्स क्या होता था, ये सबसे वो उसको 3 हिस्सों में बांट लेते थे। हालांकि जी, ऑडियंस चली जाए या कोई जाने बोर हो, ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं। हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कार्यक्रम जी, जी, इतने बड़े हुए होते थे कि जाने का सवाल नहीं, क्योंकि वो उनका एक फ्रेम तैयार होता, तैयार करने के बाद वो एक साइड में कुर्सी लगाकर बैठ जाते, फिर वो बीच में प्रोग्राम में कभी भी इंटरफियर नहीं करते।
कभी नहीं किसी को जी, बुला के कहते हैं, ये तू क्या कर रहा है, ये क्या कर दिया तूने? नो, आई हैव गिवन यू द प्रोग्राम, नाउ यू बिगिन एंड एंड। ये अब तुम्हारी ड्यूटी है इसको करना। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। फिर वो बैठ के एन्जॉय जी, करते हैं। इवन सर ने कहा ना कि अगर कोई देर से आता था तो उसको कहते थे अब तू लास्ट में गाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा और करेक्ट करना चाहता हूँ, ये भी समय आया है और मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं उनके जी, प्रोग्राम्स, कोहली साहब के प्रोग्राम्स की, सखा के प्रोग्राम्स की मैं स्टेज डायरेक्शन किया करता था। बेसिकली मैं जी, जी, थिएटर से हूँ। तो मतलब अगर कोई लेट आया तो उसको घुसने भी नहीं दिया जाता था। जो मैंने देखा है, जो जी, मेरे टाइम पे भी हुआ है, तो क्या होता था कि एक सिंगर, इवन नॉट सिंगर, कोई भी मतलब टीम का कोई भी आदमी, अगर कोई मैनेजमेंट देख रहा है, मान लीजिए कोई रिफ्रेशमेंट के लिए उसकी ड्यूटी लगी है कि आपने रिफ्रेशमेंट बांटनी है, वो भी जी, अगर देर से आया है तो उसकी जगह भी उन्होंने रखा हुआ है उसका सब्स्टिट्यूट, कि ये नहीं आया, ये लेट हो गया, मत आने देना, इसकी जगह ये काम करेगा। ये भी नहीं आया तो इसकी जगह ये, मतलब आगे से आगे सब्स्टिट्यूट रखे हुए थे। और सिंगर की तो बात ही क्या थी, सिंगर नहीं आया कोई बात नहीं, ये नहीं गाएगा कुछ, अगर आ भी गया स्टेज पे तो ये नहीं गाएगा क्योंकि ये लेट हुआ है। जी, तो उसकी जगह उन्होंने पहले ही चुन कर रखा है, ये दूसरा सिंगर गाएगा। इतने जी, डिसिप्लिन थे वो। और उसकी वजह से बिल्कुल। सारे डिसिप्लिन रहते थे, कोई लेट आता ही नहीं था, जैसे हम लोगों जी, की जी, आमतौर पे आदत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका तेवर से ही सब लोग समझ जाते थे कि कहाँ कुछ गलत जी, हो गया। और राइट मैं सर। आपको, हाँ जी, मैं जी, आपको बताना चाहता हूँ, उनके प्रोग्राम्स के जो स्टैंडर्ड या जो इज्जत थी लोगों के मनों में, एक बार उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ रफी साहब की याद में, या मुकेश जी की याद में, या शमशाद बेगम की याद में, किसी की भी याद में, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फला तारीख को ऑडिशन है। आप यकीन मानो हजारों लोग ऑडिशन देने के लिए आते थे और सिलेक्ट होते थे उसमें 35-40 फर्स्ट राउंड में। तो फिर सेकंड राउंड में और कम हो जाते थे। तो फिर जो फाइनल 20-22 बचते थे, उनकी 5-6 दिन लगातार रिहर्सल होती थी विद बैंड, लाइव बैंड के साथ। पूरी एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता था। और जब वो रिहर्सल कर लेते थे तो उसकी ग्रैंड फिनाले की एक डेट तय होती थी। उस ग्रैंड फिनाले को बड़े बड़े ऑडिटोरियम जो दिल्ली के हैं वहां परफॉर्मेंस होती थी उसकी। और उस उन परफॉर्मेंसेस में आप यकीन मानिए कि उनके प्रोग्राम्स में गोविंदा से लेकर अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब तक आए हैं। और डायरेक्टर्स में से सुभाष घई और बी आर चोपड़ा, इवन कपूर फैमिली के सभी लोग आ चुके हैं। राज कपूर साहब को उन्होंने अवार्ड दिए, या शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, सारे, प्रेम चोपड़ा जी, ऋषि कपूर, और हीरोइनों में से भी मतलब टोटल जितने विलेंस हैं, इवन अमरीश पुरी साहब, मतलब कौन कौन नहीं आया उनकी स्टेज पर। तो बिल्कुल इतना सर। मतलब उनका रुतबा था, इतना। और जी, संगीत से प्यार बहुत करते थे। राइट सर। क्या बताएं उनके क्योंकि बारे जी, मैं भी कुछ मोमेंट शेयर करना चाहूँगी। जब मैं सर से मिली तो मैं में। काफ़ी टाइम से उनको फ़ॉलो करती आ रही थी। लेकिन उन्होंने मेरा शो देखा और उन्होंने मैसेज किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी एप्रिशिएट कर रही थी। लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था और उन्होंने कहा कि मेरा जो टाइम टेबल है, जिस तरह से अभी आपने बात की कि वो बहुत ही पंक्चुअल थी, डिसिप्लिन थी, तो उन्होंने मुझे भी इसी तरह से कहा था कि आप इतने टाइम 10 ओ क्लॉक, आई थिंक इवनिंग उनका टाइम रहता था, कि आप 10 ओ क्लॉक मुझे कॉल कर सकते हो। और जो टाइम टेबल उन्होंने मुझे भी बताया था, वो मेंशन किया था कि इतने बजे मैं ये करता हूँ, इतने बजे ये होता है, तो आप मुझे 10 ओ क्लॉक कभी भी कॉल कर सकते हो। और सबसे बड़ा मोमेंट था जब उन्होंने अगम कुमार निगम जी से मुझे मिलवाया और काफ़ी एप्रिशिएट किया। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट से, सोनू निगम जी से उनको मैसेज किया, मेरे बारे में बताया।
तो और मुझे काफ़ी इंस्पायर भी किया कि आप इस तरह से काम कर रहे हो और करते रहो, एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अच्छे मोमेंट थे उनके साथ। और मेरी आई थिंक 2 मंथ पहले उनसे बात हुई थी और उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई और उन्होंने स्पेशली मुझे दिल्ली भी बुलाया था और वो भी आई थिंक मैं उनसे नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब आप मेरे घर आओगी तो मैं पक्का इंटरव्यू दूँगा। लेकिन मैंने उनसे ही सुना था कि मैं कभी इंटरव्यू नहीं देता, अपने बारे में कभी मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन आपके शो में ज़रूर आऊँगा। बट ये मेरे आई थिंक मेरे नसीब में नहीं था ये सब उनका इंटरव्यू लेना क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा पाई और ना ही उनसे मिल पाई। ये मेरे लिए तुमने कभी बहुत रेडियो में भी इंटरव्यू? दुःख की बात जी। देखिए, तो शख्सियतों से भी उन्हें बहुत प्यार था। अब मैं एक जी, छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ। चूंकि अमृतसर से थे सर, कोहली साहब, और मोहम्मद रफी साहब वो भी अमृतसर से थे। तो जी, एक प्रोग्राम में रफी साहब भी उनके पास, मतलब उनके प्रोग्राम में आए थे। तो वो रफी साहब की यादें साझा करते हैं कि वो इतना स्वीट और इतना स्लो बोलते थे। तो कह जी, रहे थे कि मुझे, हालांकि उन्हें कह रहे कि मैं तो बहुत अच्छा सुनता हूँ, लेकिन फिर भी उनके नजदीक जाके मुझे सुनना पड़ता था रफी साहब के साथ। और बहुत बातें याद करते हैं राज कपूर साहब की। अ, तो क्या मतलब आपको बताएं कि किस तरह बड़े बड़े प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं? कुछ सर आप बताएं जरा। शेरा साहब ने जहाँ यादों की बात करी, ही वाज द जी। मेमोरी कार्ड। यादें यस, इस कदर उनके जहन में होती थी कि वो आपको डे, टाइम, ईयर, एट व्हाट बिल्कुल, यू परफॉर्म ऑन दैट डे, क्या किया था तूने, वो उनके जहन में रजिस्टर्ड होता था। और राइट, उनको नई-नई चीज़ें पता करना, सीखना, उसके बारे में उसकी कल्चरल की जो नॉलेज थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो मेरे साथ इसलिए ज़्यादा खुश रहते थे क्योंकि शुरुआत में मुलाकात हुई, फिर मैं प्रोग्राम उनको डिज़ाइन करके दिया करता। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम किया था यादों के जी। झरोखे से। फिर उनके ओह! साथ आइडिया होता, फिर मुझसे पूछते थे, "भई कैसा और प्रोग्राम करना है?" मैं कहा, "एक प्रोग्राम करते हैं, आपकी चिट्ठी मिली।" तो रेडियो में प्रोग्राम ऐसे आते हैं कि लोग ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, ये कृपया ये बताइए, जैसे अब आप साथ हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। तो वो जी, प्रोग्राम हमने किया, तो वो रेडियो की एंकर के साथ हमें बुलाया और एक चिट्ठी मिली, तो ये वो उसमें सवाल और उसके जवाब। फिर उसके बाद हमने उनको आइडिया दिया कि आप एक 3 डायमेंशनल प्रोग्राम करिए। फिर हमने कार्यक्रम किया पुराने तराने, नए अफ़साने। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम तो ठीक है, मैंने उनको कहा कि ये हमारा थिएटर पार्ट है, ये हमारा म्यूज़िक पार्ट है, दिस इज़ द एंकर पार्ट, जो सूत्रधार होगा वो ये करेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस इन सारी चीज़ों को आप जो सरकार की जो कमियाँ हैं, जो व्यवस्थाएँ हैं, उनमें जैसे कमियाँ, जैसे टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट जी, डिपार्टमेंट है, या जो भी सिविल जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को रोज़मर्रा में आती हैं, उन पर आप एक स्टायर बनाइए और मैं उसके ऊपर गाना, जैसे टेलीफ़ोन की प्रॉब्लम रहती थी, तो हमने कहा कि वो टेलीफ़ोन के ऊपर एक-दूसरे से बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भई तूने मुझे पैसे देने हैं ₹20,000। वो कह रहा था आवाज़ नहीं आ रही, तो वो बीच में वाला ऑपरेटर बोलता था, "अरे भई मेरे को तो पूरी आवाज़ आ रही है।" कहा, "तेरे को आ रही तो तू पैसे दे दे।" तो तब उसके ऊपर उन्होंने गाना फिट किया था, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफ़ोन कि तेरी याद सताती है। तो इस प्रकार की वो कॉम्बिनेशन बनाते। हमारी जो टॉक होते थे उसके अंदर म्यूजिक जो पार्ट होता, लेकिन वो जी। राजा हरीशचंद्र से लेकर वहां से उन्होंने प्रोग्राम को यहाँ तक कि आलम आरा, जहाँ पर आवाज के कार्यक्रम शुरू हुए, जिसमें सैलेंस जी, फिल्मों से शुरुआत की, आज का दौर क्या है, उन सब को लेकर वो एक क्रमबद्ध करके कार्यक्रम को तैयार किया करते। वाह! देखो, सिखिज्म में क्या है कि जी,
कोई मौत होती है, कोई शहादत होती है ना, तो हम लोग जी। उसका अफसोस नहीं करते। मतलब अफसोस मन में होता है, लेकिन उस तरह रोना धोना हम नहीं करते। तो हम जी। उस तरह का मातम नहीं मनाते। हम खुदा का शुक्र करते हैं, भगवान का शुक्र करते हैं कि चलो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो जी। कुछ इस तरह के विचार थे उनके लिए। हुआ यूं कि रफी वो बताते हैं, कोहली साहब बताते हैं, कोहली साहब ना अक्सर जी। एक शर्ट पहना करते थे, प्रिंटेड शर्ट। सर याद है बोलते हैं। तो प्रिंटेड शर्ट पहना, उसके बारे में उन्होंने एक बार बताया था कि वो लंदन में थे उस वक्त, शॉपिंग कर रहे जी। थे। उन्होंने एक शर्ट खरीदी, वो प्रिंटेड, जो पहना करते थे। तो बताते जब मतलब मैंने ट्राई की शर्ट, और बाद में थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज मिला कि मोहम्मद रफी साहब इंतकाल फरमाए। तो उस शर्ट को उन्होंने संभाल के रखा। उस शर्ट को वो कभी कभार बहुत ही खास मौकों पर पहना करते थे। नहीं, रफी साहब के हर प्रोग्राम में वो पहनते थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये खास मौकों पर ही पहना करते थे। तो मतलब इस तरह वो याद करते थे उनको। तो इस तरह कई बातें हैं जो उनके इस स्वभाव में शामिल थी। जी। कोहली साहब ने कोई भी फिल्मी दुनिया की हस्ती को उसके जाने पर उसकी जिंदगी का जितना भी उसका स्वरूप था, उसका लाइफ जो थी लास्ट साइड, वो लोगों तक पहुंचाते, चाहे वो रफी साहब थे, चाहे किशोर कुमार या मुकेश या फिल्मी दुनिया का कोई भी कलाकार। तो उसकी जिंदगी के जैसे कहते हैं उसके बायोग्राफी, उसको वो तैयार थे। कोहली साहब में वो एक ऐसे गुण थे कि आप उसको उनको भुला नहीं सकते। पर क्योंकि मैं उसके एक चीज आपको बनाना चाहता हूँ कि ये एक यादगार, एक ये मुकेश जी का ये कार्यक्रम हमने किया था, तो जी। आप ये देखिए। जी। जी। तो ये इसकी डेट आपके सामने आ रही होगी, 26 अगस्त की होगी मेरे ख्याल। मैं जस्ट रीड आउट, तो पुरानी याद है। 26 अगस्त जी। 1986, 6 PM to 9 PM। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखो, ये थर्ड मुकेश मेमोरियल, मुकेश जी के जाने के बाद ये तीसरा कार्यक्रम था। ऑन द ये 10th डेथ एनिवर्सरी इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। ये वो कलाकार थे जो उनमें पार्टिसिपेट किए, ये उनकी तस्वीरें जी। उन लोगों की। ये जी। वो है जो सिंगर्स, देयर आर सिंगर्स की सबकी जी। तस्वीरें, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट एरा की दिखा रहा हूं मैं आपको। और जी। जिसमें ये तस्वीर जो है उसमें मुकेश जी की फैमिली है, उनका परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, जी। उनकी सिस्टर जी। हैं, जी। उनके ब्रदर हैं। फिर इन सिंगर्स में क्या कौन कौन से गाने होंगे मुकेश जी के, इसमें सारे इसी में लिस्टेड है। ये प्रोग्राम से पहले बांटा जाता है, हर चीज लिखी, एक एक सेकंड उस पर लिखा हुआ कि सेकंड पे कौन क्या गाएगा, क्या करेगा, कैसे। बैंड मेंबर्स कौन से होंगे ये इसमें मेंशन, ठीक है। और उसके बाद कौन से कलाकार, जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, उनकी तस्वीर। अब ये हो जाने के बाद फिर कौन कौन से उसमें डिस्टिंग्विश गेस्ट थे, जिसके अंदर गुलशन कुमार, मदनजीत सिंह, जी। ये प्योर सिंह से अवतार सिंह बग्गा साहब, चेयरमैन पंजाब एंड सिंध बैंक, SP धवन साहब, इन सब होने के बाद मुकेश जी की हिस्ट्री होती। एंड अबव ऑल इन द लास्ट पेज ऑफ द प्रोग्राम यू विल सरप्राइज टू नो, उसमें होता था द फीडबैक ऑफ द प्रोग्राम। इफ यू विश टू बी इनवाइटेड फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम प्लीज फिल द परफॉर्मर, जो अगले प्रोग्राम में आना चाहते हैं। उसके अंदर क्या, द प्रोग्राम ऑन द होल वाज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, उसको टिक करिए। द बेस्ट 3 आइटम इन द होल प्रोग्राम वर फॉलोइंग, द बेस्ट, सेकंड बेस्ट एंड द थर्ड बेस्ट। आई डू नॉट लाइक द फॉलोइंग आइटम्स एट ऑल, उसको टिक करिए, बताइए, लिखिए इसके अंदर। आई फील द फॉलोइंग वर द 3 मेजर डिफेक्ट्स ऑन द होल ऑफ द प्रोग्राम, दीज डिजर्व्स योर इमीडिएट अटेंशन। वो आपकी उस बात का इमीडिएट अटेंशन दी जाएगी। Besides the above defects, I have following suggestions for improving your future programs that the audience has to write on this. I recommend the following 2 new artists for your forthcoming
musical and dance program, give their name and address and everything. अब यहाँ तो हो गया, आगे का भी उनको पूरा ध्यान रहता है। Yes. अब देखिए, क्या इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजर या कोई लीडर है जो इस तरह काम करता हो, हमने तो और कोई नहीं देखा है। नो सर, तो बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी खासियत सर में थी। जी, राइट सर। और सच में कुछ बातें तो हमने भी सीखी है उनसे, क्योंकि अगर आप उनके फेसबुक पेज पे जाओगे तो बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा उनके बारे में। अच्छा, और एक जो बात और उन्होंने बताऊं मैं आपको, पर्सनली भी जी, ये जो मैंने कहा कि ऑडिशंस होते थे और उसके बाद 5-6 दिन उसकी रिहर्सल होती थी पूरे बैंड के साथ सिंगर्स की, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले होता था। तो ग्रैंड फिनाले में जो सिंगर गा रहे हैं वो सिंपली एक सिंगिंग नहीं करते थे, मतलब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, वो कंपटीशन होता था। मतलब वो सिंगर आपस में कंपटीशन उनका होता था, और जो जजेस आके बैठते थे, आप हैरान होंगे कि जो जजेस उनके साथ होते थे, उनके लिए आते थे, वो जजेस मतलब श्रेष्ठ जो संगीतकार हैं, जिन्हें नौशाद साहब भी अपना उस्ताद मानते, अनिल विश्वास जी, जी, नौशाद जी, ओपी नैयर जी, मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि उनके जो पैनल होता था जजेस का, जो इन सिंगर्स को चुनते थे, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनते थे, वो ये जी, पैनल होता था। तो वाह! आप मतलब उनकी जो एक रसूख है, उसका अंदाजा आप कर सकती हैं कि उनका कितना रसूख था, कि इतने बड़े बड़े दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर साहब, देवानंद साहब, राजेश जी, खन्ना, ये सभी उनकी स्टेज पे आ जाते, तो कितना बड़ा रसूख था उनका। तो बिल्कुल ये सर। बहुत बड़ी पूरा मीडिया उनको फॉलो करता था, उनके जी, कार्यक्रम कोई ऐसा नहीं था कि भी उनको वो हल्के से लेते हो। कोई ऐसा पेपर नहीं होता था, पंजाबी का हो, जी, हिंदी का हो, गुजराती हो, मराठी हो, उसमें ना छपता हो। द ब्यूटी इज दिस कि भी उनका फॉलोअप इतना स्ट्रांग होता था, उनकी टाइमिंग जी, इतने परफेक्ट होते कि उनको कोई आदमी मना नहीं कर सकता। उनको लगता था कि ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। जी, जी, 92 के बाद वो मतलब एक्टिव नहीं रहे इस अपने प्रोग्राम्स के लिए, मतलब सखा के लिए। जी, वैसे वो एक्टिव रहे, एक्टिव तो वो अब तक अपने जो उन्होंने उम्र जी है, वो तो आखिर तक जी, एक्टिव रहे। इवन अभी कुछ दिन पहले भी वो प्रोग्राम देखने जाते थे दूसरों के, जब जी, जो कोई उन्हें इनवाइट करता था वो देखने जाते थे, और वहां जाहिर है कि जहां जाते थे वहां उनकी बहुत इज्जत अफजाई होती थी। हालांकि वो चाहते थे कि मैं प्रोग्राम देखूं, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा नाम आगे आए, मतलब वो लो जी, प्रोफाइल रहना चाहिए। और दूसरी चीज है कि थिएटर के साथ तो सेरा जी जुड़े गए हैं। हाँ, शायद इनको याद भी होगा जी, कि उस जमाने में सप्रू हाउस में पंजाबी के कुछ ऐसे डबल मीनिंग वाले थिएटर चला करते थे। उसके जी, विरुद्ध अगर आवाज उठाई तो अमरजीत सिंह कोहली साहब ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि डबल मीनिंग वाले थिएटर्स नॉट अलाउड, ताकि उसका इतना रश पड़ता था कि दुनिया आगे उसको देखती थी, लेकिन इन्होंने वो बंद करा दी। और उसके बाद इन्होंने ऐसे-ऐसे कार्यक्रम तैयार किए पंजाबी में, और मैं समझ जी, सकता हूँ कि जिसे अच्छी-सी फैमिली आके परिवार के साथ देखती थी। पंजाबी के उन्होंने मतलब बहुत नाटक किए, दिल्ली में भी, हिंदुस्तान में भी, और विदेशों में विदेशों में जा जी, जाके पंजाबी के नाटक किए उन्होंने, और उनके नाटकों जी, को इतना लोग पसंद करते थे। लेकिन वो बाद में फिर नाटकों से संगीत की तरफ ज्यादा आ गए, इस तरफ ज्यादा रहे। और मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सोबत में बहुत देर से आया। असल में मैं थिएटर करता था, तो एक दिन मुझे 86 की बात है, मुझे
मैसेज, मेरे नाटक शायद उन्होंने देखे, शायद क्या उन्होंने देखे थे नाटक, जी, मुझे पता नहीं था, वो मुझसे मिलके भी नहीं गए। जब उन्होंने मेरे नाटक देखे तो 86 में मुझे मैसेज मिला कि आपको कोहली साहब याद कर रहे हैं। अब मैं मतलब जानता तो था, क्योंकि मैं उनके प्रोग्राम मैं भी देखता था, मैं मिलता नहीं था लेकिन देखता तो था ही। तो मुझे मतलब बहुत ही ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने फिल्म के लिए साइन कर लिया हो, क्योंकि कोहली साहब से मिलने की मुझे बहुत वो थी। तो उनको देखता था ना रिहर्सल करवाते, उनका डिसिप्लिन, उनका रुआब, तो दिल करता था कि जी, काम करूं उनके साथ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी मेरी। आप ये अंदाज करो कि हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो ये खबर मिली मुझे कि कोहली साहब याद कर रहे हैं, मैं तो भाग के गया। लेकिन जी, जब उनके पास गया तो डरते डरते गया कि कहीं मेरे को डांट ना पड़ जाए। डांट इन द सेंस कि मतलब वो डर नहीं था कि मैंने कोई गलती की होगी। डांट जी, ये थी कि उनका एक्चुअली हो रहा ही कुछ ऐसा था कि जैसे एक सख्त बाप से बच्चे डरते हैं ना, कुछ इस तरह जी, का था। एनीवेज मैं गया वहां पे, तो मेरे को शाबाशी दी, मेरा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने कहा जी हुक्म सर। कह रहे कि हमने तुम्हें सखा अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। जी, तो मेरे लिए तो आज तक का सबसे बड़ा सखा अवार्ड ही जो कोहली साहब ने मुझे दिया। तो खैर अब वहां से मेरी उनके साथ एसोसिएशन शुरू हुई, अवार्ड जी, दिया। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं किसी भी तरीके आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि मैं गाता था खुद जी, पंजाबी एकेडमी के लिए, मैं प्रोग्राम करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि दिल्ली में अशोक मस्ती जी हैं, हंसराज हंस जी हैं पंजाब से, जी, भूपिंदर जी, बुक्की जी हैं, हम लोग इकट्ठे एक स्टेज पर गाया करते थे। तो मैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको कहने की कि मैं गाऊंगा। तो खैर मैं उनके प्रोग्राम्स की स्टेज डायरेक्शन करने लगा। तो इस तरह जी, का उनका हो रहा था कि हमें पता है कि हम सही हैं, फिर भी जाते हुए डरते थे। लेकिन आज जी, कमी महसूस कर रहे हैं जी, कि जी, बिल्कुल वो सर। स्टेज है ना, दिल ही दुखाने के लिए जी, आओ, चाहे डांट मारने के लिए आओ, लेकिन कवि साहब आओ तो सही। जी, जी, बिल्कुल सर। बहुत क्योंकि कमी महसूस मेरे होती है। जी, मेरे ऊपर भी उनका एहसान है, मुझे अगम कुमार सर से मिलवाया और खुद मैं उनसे मिली, तो मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना था और काफ़ी सालों से मैं सर्च कर रही थी। लेकिन जब उनका मुझे मैसेज आया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, लेकिन आज दुःख भी बहुत ज़्यादा है उनके जाने का, क्योंकि ना मैं उनसे मिल पाई और ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी दुःख की बात है, स्पेशली अगर मैं न्यू जनरेशन की बात करूँ, क्योंकि वो उन्होंने कहीं न कहीं जो यूथ के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म लेके आते थे, जिस तरह से आप लोगों ने बताया। और सिर्फ सखा जो ग्रुप है, उनकी जो विरासत है, उसके बारे में, क्योंकि उनकी विरासत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? वी आर वर्किंग, उसके ऊपर काम चल रहा है। हम सब लोग जी, उनका एक ग्रुप है सखा, उसमें तो सेरा जी ने भी लिखा हुआ था कि भी आप लोग इस जी, पे एक उनके लिए एक प्रेयर मीटिंग हम करना चाह रहे हैं कि बहुत जी, से लोग हैं उनके साथ ऐसे ऐसे घटनाक्रम हैं, यादें हैं, वो दे वांट टू शेयर। तो जी, एक छोटा सा जो उनकी भोग सेरेमनी थी उसमें तो सारे बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर आपको मालूम है एक मर्यादा है समय की, सब लोग नहीं बोल जी, पाए। लेकिन वहां से ये निर्णय लिया गया कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिसमें उनके कुछ भजन गाए जाए और उनके कुछ ऐसे जी, गीत जो उनके प्रिय थे उनको गाया जी, जाए, और साथ में सभी जितने भी लोग उनके साथ जुड़े रहे उनको 2 या 3 जी, मिनट का समय दिया जाए ताकि वो
उस उनके बारे में कहें कि ऐसी शख्सियत जाती नहीं है, दे ऑलवेज जी, जी। रिमेन विद अस। अगर कहें कि भी हम एक कार्यक्रम करके या एक कार्यक्रम में उनको याद करके कोहली साहब को भुलाया नहीं जा सकता। एक ने बहुत अच्छा लिखा था कि भी रिप लिखते हैं आरआईपी आरआईपी कि रेस्ट इन पीस, लेकिन एक ने बहुत जी, अच्छा लिखा कोहली साहब के लिए रिटर्न इफ पॉसिबल। तो इतना बढ़िया उसने कोट किया तो मन को छू जी, गया कि कोहली साहब के लिए वो कह रहा था कि आप सशरीर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी यादें जी, और ये एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसे शख्सियत थे जो जी, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वाइप आउट। इस दिमाग में जब तक हम ज़िंदा हैं, वो निकल नहीं सकते, जी। वो हमारे साथ ही देखो, राइट जैसे सर। मैंने कहा ना कि 92 में उसके बाद वो अपना उनकी एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी, खास तौर से उनकी अपनी बनाई हुई संस्था सखा के लिए। तो वो वहीं पर ही समाप्त हो गया, उसके बाद हुआ नहीं कभी। तो जी, लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का आपस में हम लोग मिलते भी रहे, मतलब जी, कोहली साहब से। पर यूं जैसे पहले सखा के लिए मिला करते थे, पूरा ग्रुप आता था, इतने सारे लोग आते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जी, रौनक होती थी उनके प्रोग्राम्स में। आ, एक डॉक्टर चोपड़ा साहब आया करते थे, जी, मिसेज भी डॉक्टर थी। उनके एक भाई थे, वो भी चोपड़ा साहब, वो भी आया करते थे, गाने गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे। वो अपने जी, साथ एक 7-8 साल की बच्ची भी लाया करते थे जब हम एक्टिव थे जी। ग्रुप में। और वो बच्ची थी प्रियंका चोपड़ा। ओह! तो आप समझिए कि प्रियंका चोपड़ा के फादर बहुत अच्छे सिंगर थे। उनकी रिकॉर्डिंग्स आज भी कोहली साहब के पास पड़ी। वो हमें बताते थे, मतलब साझा भी करते थे उस पे, फेसबुक पे। तो उनके जो उसकी बहन है परिणीति चोपड़ा, उसके फादर भी, वो भी गा वो भी गाते थे बहुत अच्छा। वो ये प्रियंका के फादर रफी हाँ, के गाने गाता हाँ, था और प्रीति के फादर मुकेश के। जी। तो ऐसी रौनक ओह! लगा करती थी, लेकिन 92 के बाद बस ऐसे इक्का दुक्का कभी कभार मिलना हुआ। तो बहुत अरसा बीत गया, हम लोग इकट्ठा कभी नहीं हुए सभी लोग। तो मेरा ख्याल कुछ साल पहले की बात है, कोहली जी, साहब ने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप, 2011 या ना 2013 में, शायद 13 या 14 में जी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें उन्होंने पुराने जितने भी थे, क्योंकि सबके कांटेक्ट नंबर तो उनके पास तो थे ही, हमारे आपस में शायद नहीं थे, लेकिन उनके पास सब कुछ था। उन्होंने सबको जोड़ के फिर एक ग्रुप बनाया। अब क्या था कि हम मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन ग्रुप के जरिए एक दूसरे से बात कर लेते थे। लेकिन उन्होंने यहीं तक भी नहीं रखा, उन्होंने ये ग्रुप बनाने के बाद एक मीटिंग रखी इस्लामिक सेंटर हॉल में दिल्ली में, और जी, सारे ग्रुप को इकट्ठा किया उन्होंने। एक आवाज दी, सारे आगे इकट्ठे हो गए। उस दिन सब, जैसे होता है ना कि पुराने कॉलेजेस में या स्कूलों में रीयूनियन होती है, कई कई साल बाद मिलते हैं, तो इस तरह मिले थे। तो जाहिर है कोहली साहब को सब दुआएं दे रहे थे कि हम बिछड़ों को फिर मिला दिया। और जी, उसके बाद फिर अक्सर मिलना होता ही था, क्योंकि अब प्रोग्राम्स होने लग पड़े तो कोहली साहब भी जाते थे, सखा वाले भी जाते थे। जी, लेकिन उसके बाद जब हम सभी ज्यादातर लोग इकट्ठा हुए, तो उनके जी, उठा लेते, जो उनके लास्ट राइट होती है जो गुरुद्वारे में, वहां। जी। पर अब हम चाहते हैं कि अ, हम यूं ही इकट्ठा रहें, ताकि हम महसूस कर सके कि कोहली साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर। तो इसके लिए चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं, सब हम इकट्ठा है ही हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं और है। आप जैसे लोगों को भी हम जी, जी, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कोहली साहब को याद करने के लिए हमें एक ऐसा कार्यक्रम दिया और हमें उसके लिए आपका भी धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते जी, ये मैं मेरा सौभाग्य है सर उनके बारे में जानना और कहीं न कहीं मैं उनसे तो नहीं मिल पाई लेकिन आप लोगों के थ्रू मैं उनके बारे में जो कुछ चीज़ें जान पाई हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
उनके लिए बहुत कुछ है कहने को। योर वन प्रोग्राम जी, इज नॉट सफिशिएंट। आप यस, ये बिल्कुल सही देखिए कहा। कि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन जी, याद नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहे। मतलब यादें इधर से उधर, इतना ट्रैफिक जाम किए हुए हैं कि सामने निकल कर कुछ नहीं आ रहा। इतना जी, कुछ है कहने को। और जी, सिर्फ सर के या मेरे नहीं, मतलब हम लोग जितने भी हैं सखा, मतलब उन जी, हर एक के साथ उनकी ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी जब हम मिलते हैं ना किसी प्रोग्राम में, तो जी, मिले हुए जी हमें 40 साल बाद मिल रहे हैं, 35 साल बाद मिल रहे हैं, 30 साल बाद मिल रहे हैं, कितनी खुशी होती है। जी, जी, यही वो शख्सियतें हैं जो कभी ना मरते हैं, ना किसी को मरने देते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा राइट, जीवित रहते हैं हमारी यादों जी, में। और उनके जो प्रेरणा है, जो उन्होंने आदर्श कायम किए, जो जो एक मैसेज जो जी, उनके लिए है, जो नई पीढ़ी को है, जो मैंने बताया कि किस तरीके से उनका फॉलोअप था, किस तरीके से उनका जी, डिसिप्लिन था, कैसे उनकी टाइमिंग्स थी। अगर उस टाइमिंग्स के अंदर अगर आप हैं, तो आप एक बहुत ही सुपरस्टार, जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में भी कहते हैं कि ही इज परफेक्ट जी, इन द टाइमिंग। अगर शूटिंग के अंदर कोई पहुंचा होगा तो वो पहले बैठे होते हैं, बाकी शर्मिंदा हो रहे होते हैं। वो उनके जी, कलाकार भी जी, जो प्रोग्राम करने विदेशों में जाया करते थे, उनके साथ जो आर्टिस्ट आते थे, वो भी बताते थे कि रात-रात प्रोग्राम करने के बाद अगले प्रोग्राम की तैयारी से पहले वो मॉर्निंग में 7 बजे लॉबी में बैठे मिलते थे और बाकी लोग जी, आँख मिलते हुए रूम में से निकलते थे। तो आज जो भी एक दिन अमिताभ बच्चन के साथ कार्यक्रम के टाइम पे प्रोग्राम के बाद मैं जब जंजीर हिट हुई थी, तो आई वाज़ एंकरिंग इन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। तो उसमें उन्होंने पहली बार मेरे सामने एक गीत गाया था। इट वाज़ माय माइक ऑन दैट कि जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, गोद में उठा लो। तो जी, जया बच्चन भी थी, उसमें बहुत से फ़िल्मी कलाकार थे। तो आफ्टर द शो आई वेंट विद हिम इन द होटल। मैं होटल में गया। तो एक छोटी-सी चीज़ जो मैं याद करता हूँ अमिताभ बच्चन की कि उन्होंने जैकेट अपनी जो पहन रखी थी वो उतारी और उसको मैंने जी, सोचा था कि ऐसे करके फेंक देंगे और उनके 2-4 वो हैं ऑर्डरली वो उनको उठाएँगे तो उसको टाँग देंगे। बट ही हिमसेल्फ उन्होंने उसको तय लगाया, प्रॉपर तरीके से उसको हमारे सामने अलमारी में रखा। ये नहीं कि उसको अपने कपड़े उतारे, हीरो है, स्टार है, तो ऐसे उठा के फेंक दिया। नो। जी, तो ये डिसिप्लिन है। एक छोटा-सा जिसे कह सकते हैं एक मूवमेंट है, लेकिन वो कभी जी, जाता नहीं, कि यार ऐसा इंसान होते हैं। सुपरस्टार जंजीर हिट हुई हुई है, जी, लेकिन ऐसे आके नीचे आके गाना गाने के बाद सुपर हिट होना, हाल ही पूरा महफ़िल पूरी लूट ली हो, तो नीचे जाके ऐसे सिर करके नीचे करके बैठे हो। एक एक और चीज बताना चाहता हूँ। जी, मुझे ईयर याद नहीं है अच्छी तरह। एक प्रोग्राम आता था ना, सोनू निगम उसे एंकर किया करते थे, या उससे पहले वो अन्नू कपूर, सारे गाँव पर। जी, 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 तो कोहली सर और दिल्ली स्टेज के ही एक प्रेम भाटिया जी हैं, तो इन दोनों ने मिलके एक सीरियल बनाना शुरू किया उसी की तर्ज पर, सारेगामा की। और उसको यहाँ दिल्ली में शूट किया था, नोएडा में। तो ज्ञान सहाय आए थे। ज्ञान सहाय जो सारेगामा का मेन टेक्निकल हेड थे या जी, डायरेक्टर थे। डायरेक्टर तो गजेंद्र थे, लेकिन असल काम वो कर रहे थे ज्ञान सहाय। तो हमारे उस सीरियल में भी ज्ञान सहाय आए थे और मैं ज्ञान सहाय का चीफ असिस्टेंट था। मुझे उन्होंने, क्योंकि कोहली साहब जानते थे ये टेक्निकल आदमी है, थिएटर का है, तो मुझे उन्होंने रखा था। और वो देख कर रखते थे कि ये बंदा इस काम के लिए बेहतर है, तो उसको वही काम देना है। अब मेरे एक और दोस्त थे, उनको उर्दू प्रोनाउंसिएशन के लिए रखा कि अच्छा नहीं है जी, वाइंड अप कर दो। हाँ जी, वाइंड अप हाँ जी। जी, जी, तो मतलब वो
एंकर जो है, क्योंकि एंकर एक चैनल की या प्रोग्राम बनाने वालों की जिम्मेदारी है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका हिंदी हो या उर्दू हो वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल ड्यूटीज लगाई थी। और इसके बाद उन्होंने कुछ साल पहले एक फीचर फिल्म भी बनाई 30 मिनट्स। जी हालांकि ठीक है वो इतनी कामयाब नहीं रही, लेकिन जी उन्होंने कभी भी इस बात का कभी भी जिक्र नहीं किया, कभी जब बना रहे थे तब भी, जब बन गई तब भी, जब रिलीज हो गई तब भी, कभी भी उन्होंने स्पेशली, वरना मैं फिल्म बना रहा हूँ तो जी मैं तो ऐसे चौड़ी छाती करके चलूंगा, एक होता है ना अंदर आ जाती है अंदर, लेकिन उन्होंने कभी महसूस भी नहीं होने दिया। जी हमें भी, मतलब हम उनके साथ होते हुए भी हमें भी पता, किसी और से पता चल रहा है कि इन्होंने फिल्म बनाई है। ठीक है सेहरा जी, अमरजीत जी को कितना भी हम डिस्कस करें, बहुत मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन उनके नाम में ही लिखा हुआ है अमर अमरजीत और जीत। जी वो अमर है और वो जीत गए। यस कहने को बहुत कुछ है जी, जी जी बिल्कुल लेकिन समय जो होता है वो भी एक अपने जी अलग शुरुआत की हर जी साथ में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि राइट जन्म सर लिया है मुट्ठी बांधे, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इसी धरा पे ही रह जाना। बिल्कुल। बिल्कुल सर बिल्कुल जी जी एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत सो मच धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच। सच आपका में बहुत आज बहुत बहुत ही शुक्रिया। अच्छा लगा। और जी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा। अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक्स। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जोशे जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के